मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आजादी के 72 वर्ष होने के बाद भी क्या देश के अंदर भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने जो स्थिति का कुछ न कुछ एहसास दिया था कि अगर संविधान पर अमल नहीं होता तो उसे गाड़ देना चाहिए, वो ही आज हो रहा है हम सबको। पर हम संविधान गाड़ेंगे नहीं, हम माथे पर ले लेंगे, हम कंधे पर ले लेंगे। उसका बोझ निभाना कौन कार्यकर्ता तैयार है? सुरेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जानी मानी नर्मदा बचाओ आंदोलन की सामाजिक कार्यकर्ता और आज की डेट में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज उठते हैं, समझते हैं कि मेधा पाटेकर जी कौन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से वे काफी प्रसिद्ध हुई और उसके बाद में वे पूरे देश में जितने भी हमारे देश के जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं और किसान हैं, उनके हितों के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना निछावर कर दिया है, इनके हितों के लिए, काम के लिए। आज देश के अंदर में जो मजदूरों की स्थिति लॉकडाउन के कारण चल रही है, जो देश के अंदर में जो कोरोना की महामारी या संकट आया है, उसके कारण जो सबसे परेशान वर्ग है तो मजदूर है, श्रमिक वर्ग भी है और गरीब लोग हैं। पाटेकर जी हैं, उनकी प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। मैडम, सबसे पहले तो आप। मैं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ी हूँ। जो आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, इसलिए वो किसान, मजदूर और दलित, आदिवासी ऐसे विविध वंचित तबकों के साथ काम करने वाले संगठनों का समन्वय है। मैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कार्यकारी समिति की भी सदस्य हूँ, जिसमें 300 करीबन किसान संगठन भी है और मैं अनेक संगठनों से जुड़ी हूँ। नर्मदा में भी अभी संघर्ष जारी है, निर्माण के कार्य भी जारी है। आपसे मेरा जो प्रश्न है या चर्चा है, यह है कि मैंने आपका फेसबुक का लाइव देखा, उसमें आप 24 घंटे का आपने उपवास किया हुआ था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय 3.5 दिन का उपवास था। अच्छा, 3.5 दिन का उपवास था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ के बाद हमने जी, लेकिन जो आपका जो 3.5 दिनों का आप उपवास कर रहे थे, एक प्रकार से आप सांकेतिक रूप से आप आंदोलन कर रहे थे, है ना? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जब देश में विकट परिस्थिति चल रही है, उस समय आप जो आंदोलन कर रही हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या उसमें कुछ आप गलत नहीं कर रही हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को तो मैं मानती ही नहीं हूँ जी। इस देश में जाति, पंथ, प्रांत, लिंग, वर्ग, भेद के आधार पर जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, नहीं होना चाहिए। इंसान से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात इस कोरोना के चलते हुए आई है, उसकी भी एक मर्यादा ही रही है। अब तो लाखों श्रमिक जो फंसे हुए हैं, उनकी बात अगर उठाएंगे नहीं और वो हजारों किलोमीटर चलते हुए मृत्यु के कगार पर धकेले जा रहे हैं। आज 16 की मौत हो गई, मालगाड़ी उनके शरीर पर से धड़-धड़ करके निकल गई, तो क्या हम लोग चुप बैठ सकते हैं? सामाजिक कार्यकर्ताओं को तो सभी नियमों का पालन करते हुए कि खुद कोरोना फैलाने के आधार न बने, इतना देखते हुए खुद की टेस्ट बेस्ड करनी है तो वो करवा सकते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसीलिए हम लोगों को आखिर बहुत दिन तक कोशिश की, कोई ऑफिसर फोन नहीं उठाते हैं आजकल, बहुत सारी लिस्टें जाहिर होती है कंट्रोल रूम्स और नोडल अधिकारियों की, और सरकार में असंवेदना दिखी और लॉकडाउन का असर कोरोना के असर से ज्यादा दिखा और हजारों नहीं लाखों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे स्थिति में 68 एयरलाइंस जाती है विदेशियों को लाने के लिए, कोटा के विद्यार्थियों को लाया जाता है बसेस भेजकर, लेकिन ये जो गरीब प्रोडक्टिव है, ये जो गरीब जो उत्पादन करते हैं, शहर को बनाते हैं, सजाते हैं, हर उत्पादन का वितरण करते हैं, खेत उपज निकालते हैं, उनको दुर्लक्षित किया जा रहा है। इसलिए वो मजबूरी से करना पड़ा और वो अनिश्चितकालीन ही था। हमने पहले चेतावनी उपवास किया, फिर ऐलान का उपवास किया 48 घंटे का। बहुत लोगों ने कहा कि आपकी जरूरत दूसरे कामों में भी है, तो उस क्षेत्र की सीमाएं खुली, कुछ रेलवे शुरू हो गई, महाराष्ट्र ने 1100 बसेस उपलब्ध करवाई और हम लोगों ने जहां बैठे थे वहां से पैदल चलने वाले को थोड़े से संख्या रह गई, ये देखा। लेकिन आज भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में
लोग पढ़े हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासित किया है कि आपके साथ मिलकर हम लोग इस पर नियंत्रण करेंगे और उनको राशन राहत उपलब्ध करेंगे ताकि उनको व्यवस्था शुरू होने के पहले वाहनों के बिना चलना न पड़े। बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सोचकर फिर आखिर में कल हमने निर्णय लिया कि हम आगे कदम बढ़ाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मजदूर परेशान हैं, वो लोग अपने घर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। यहाँ तक कि हमने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया में ये भी तस्वीरें देखी, कुछ गर्भवती महिलाएं भी अपने मतलब ऐसी अवस्था में पैदल चल रही है 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इस गर्मी में। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोई प्लानिंग करने में कोई भूल तो नहीं की, बहुत बड़ी भूल तो नहीं की? बहुत बड़ी भूल की है जी। एक तो कोई नोटिस दिए बिना लॉकडाउन घोषित किया। दूसरी भूल है कि सरकारों को अर्थव्यवस्था की समझ केवल बड़े उद्योग और उद्योगपतियों तक सीमित है। ये पता नहीं है कि जीडीपी में कितना पैसा इन श्रमिकों का योगदान है। कौन गिनता है श्रमिकों के मूल्य को सही अर्थ से? तो अर्थ यानी वित्त, इसकी व्यवस्था नहीं हुई है। जो मेहनत की पूंजी लगाते हैं, जो प्रकृति की पूंजी लगाते हैं, उनकी क्या कीमत है इस देश में? कानून तो बना है 1979 से, वो भी बहुत देर से बना देश में, लेकिन वो है। पर जब मैं गन्ना काटने वाले मजदूरों के साथ गुजरात के काम कर रही थी और उन पर रिपोर्ट बनाकर गुजरात के हाई कोर्ट में पेश किया था और 33 करोड़ रुपया शुगर फैक्ट्रीज को देना पड़ा था, तब हमने देखा कि उस कानून का कोई पालन नहीं है। न क्रेशे है, न पीने का पानी है, न मेडिकल फैसिलिटी है, न ओवर टाइम है। आज ऐसी ही स्थिति है। श्रमायुक्त कार्यालयों को आप पूछिए, क्या उनके पास रिकॉर्ड भी है? मुंबई में हमको जवाब मिला था कि 3 ठेकेदार हैं जो अंतरराज्य स्थलांतरित मजदूरों को काम में लगाते हैं पूरे मुंबई में। तो सरकार के पास सही जो पूंजी लगाने वाले हैं, उनका न ब्यौरा है न सम्मान है। और ये स्थिति आज खुलकर देश के सामने आ रही है। मुझे लगता है कि उच्च वर्ग के लोगों को भी, जो अपने घर में काम वाले रखते हैं, जो अपनी बिल्डिंगे निर्माण मजदूरों से बनवा लेते हैं, जो अपने खेतों में उपज श्रमिकों से निकलवा लेते हैं, उनको और उनके उपज और उनके कार्य का उपभोग हम सब लोग कम अधिक लेते हैं। उनको अभी तो समझ में आना चाहिए और थोड़ी संवेदना जागृत होनी चाहिए। लेकिन 50 दिन हो गए लॉकडाउन चलते चलते, एक दौर के बाद दूसरा दौर, तीसरा दौर। इसके बीच में भी उद्धव ठाकरे जी ने आह्वान किया था कि रेलवे चालू करो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुंबई में, ठाणे में, कल्याण में, उल्लासनगर में, नासिक में, पनवेल में सबसे ज्यादा मजदूर हैं। लेकिन नहीं किया मंजूर। 68 फ्लाइट्स बाकी भेजने का मंजूर किया। तो ये 50 दिन में जो श्रमिकों पर अत्याचार हुए हैं, वो दलित आदिवासियों पर अत्याचार विरोधी कानून में भी सरकार को अपराधी साबित करते हैं। एडवोकेट माले हैं तो वो भी बता सकते हैं। संविधान के खिलाफ है। जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं। तो ये जरूरी है, था और आज भी है कि अब सभी सामाजिक कार्यकर्ता लॉकडाउन खोलो की मांग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था का भी वो हिस्सा बर्बाद हुआ है जो हिस्सा मेहनत पर पेट रखने वालों का है, और बाकी व्यापार चालू है। आप देखिए, हाईवे पर खड़े हो जाइए किसी भी, आप 1 मिनट में एक गाड़ी जाती है, वो गाड़ी भरी हुई है सामान से। ये किसने पैदा किया? किसने लोडिंग किया होगा? तो ये निश्चित है कि बहुत ही गैर बराबरी जो देश में फैली है, उसके कारण लॉकडाउन के असर में भी गैर बराबरी है। और ऐसी स्थिति में छोटे छोटे हमारे हॉकर्स, जिनका हमारा फेडरेशन रहा है, जिनके लिए कानून और नीति लाने के लिए मैं भी सक्रिय रही थी, लेकिन ऐसे किसान भी हमारे कि जो अपनी उपज मंडी तक ले जाते हैं, वहां ई व्यवहार शुरू किया गया। क्या न क्या बदल आए हैं लॉकडाउन में, जो सब इस प्रकार के 95% असुरक्षित श्रमिकों के ऊपर कहर ढोने वाला है आगे चलकर। और इनकी दिशा बाकी वही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेगा प्लान्स की, सिटीज की, मेट्रोज की, सागरमाला की, विशाखापट्टनम जैसी फैक्ट्रीज और प्लांट्स की।
तो हम लोगों को लगता है कि अब बस हो गया, अब लॉकडाउन खोलना चाहिए और खोलने तक आगे दौर नहीं बढ़ाना चाहिए, और खोलने तक महाराष्ट्र हो कि तेलंगाना हो कि और कोई भी छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश तक हर राज्य ने जहां मजदूर है वहां खोल कर अपने एफसीआई के गोडाउन्स पूरा राशन पानी भोजन पहुंचाना चाहिए। आज वो नहीं हो रहा है। सामाजिक सेवा हो रही है, सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों से हो रहा है। सरकार ने अपने डेपो की सभी बसेस खोलनी थी और कम से कम अपने राज्य के बॉर्डर तक पहुंचानी थी। आज ये जो औरंगाबाद में हुआ वो क्यों हुआ? वहां पूरी इंडस्ट्रियल स्टेट है। मध्य प्रदेश के जो मजदूर वहां काम करने गए थे, उन्होंने जो तिजोरी भरी हुई मालिक की, वो क्या देगा उसको? वेतन भी न देते हुए निकालते जा रहे हैं। चलो चलो तुम अपने घर चलो, ये कह रहे हैं कहीं मालिक एकाध है संवेदनशील। तो इनको भी कानून से श्रमायुक्त के आदेश हो गए हैं तो मजबूर कर सकते थे वेतन देने के लिए, तो वो वहां रुके रहते, गाड़ियां व्यवस्थित चालू होने। और रेलवे मंत्रालय ने बहुत बड़ा अपराध आज किया है, बहुत बड़ा। न सिग्नल दिया होगा, न गैंगमैन का हुआ होगा, न हॉर्न दिया होगा, नहीं तो 14-16 लोग सोते नहीं बैठते गाड़ी धड़ धड़ के आती। हाँ राकेश जी कुछ बोल रहे हैं। सही बोल रहे थे। मैं पाटकर दीदी से यही बोलना चाह रहा था कि आपका अधिकांश जो कार्य क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश रहा है। बड़वानी और नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप जुड़ी है और बचपन से आपको डॉक्टर सुलम को देख के हमने संघर्ष करना सीखा है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो मेरे अपने मध्य प्रदेश के जो बाहर जो मजदूर फंसे हैं, उनसे मेरी बात करूँ तो ये कह रहे हैं कि यूपी बिहार तेलंगाना के लोग अपनी जो सरकारें हैं वो अपने मजदूरों को सुविधा करके ले जा चुकी है, सिर्फ मध्य प्रदेश के ही मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए, उनकी स्थिति बहुत खराब है और पुलिस प्रशासन भी वहां पे उनको मार ठोक कर रही है। आपको क्या कहना है? देखिए, गुजरात से शुरू करें हम। मध्य प्रदेश के हमारे पहाड़ी आदिवासी पट्टी के, मैं केवल बड़वानी धार में काम नहीं करती और केवल नर्मदा का काम नहीं करते। हम लोगों की जीवनशालाएं जहाँ चल रही है, ऐसे भाबरी जैसा गांव हो, भादल जैसा गांव हो, इन सब गांवों के मजदूर सौराष्ट्र से लेकर अहमदाबाद के एक एक जिले में तहसील में जो फंसे थे, एक हाथ तहसील में लिमड़ी तहसील है सुरेंद्र नगर का, 800 मजदूर, उनको खेत में खुले में रहना पड़ा था। कईयों को, थोड़े से किसान संवेदनशील थे तो उन्होंने कुछ छाव करके दी थी। अब मध्य प्रदेश को हमने कह दिया, मुख्य सचिव को लिखा, कलेक्टर्स को लिखा, हमने सूचियां बनाई, किसान का नाम, मजदूर का नाम, फोन नंबर, स्थान और मूल गांव का नाम, हमारे फोन नंबर, सब कुछ देकर भी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ मध्य प्रदेश से। एक एक को यहाँ लाने में जान चली गई और वो लोग भी फोन पर कभी रोते थे, उनके साथ बच्चे भी थे, बहनें भी थी। उनको एक हाथ पैकेट कहीं मामलेदार से पहुंचा पर अन्यथा नहीं। गुजरात में तो किसान मजदूर का रिश्ता भी अलग है और वो रिश्ता देश भर भी है, ऐसा नहीं कि केवल गुजरात में है। लेकिन ऐसे होते हुए अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए व्यवस्था करनी थी। अभी महाराष्ट्र ने की, देर सही अंधेर नहीं। पर अभी जो बसेस गई है, पहली बसेस गई है हमारे नंदुरबार जिले के मजदूरों को लाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने आग्रह चलाया, तब आदिवासी विकास मंत्री को धन्यवाद देते हुए, पर बहुत देर हुई है और मध्य प्रदेश आज भी नहीं। आज सुबह मैं बात कर रही हूँ कांतिलाल भूरिया जी के बेटे से कि आप विधायक सांसद भी अगुवाई कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने धरना दिया तो हम पर एफआईआर डाल दिया। हम गए कलेक्टर को मिलने के लिए, सुझाव करने के लिए, तो संगठनों से संवाद भी नहीं है। हम 3 दिन 3.5 दिन उपवास में बैठे थे तो संवादहीनता फिर से जताई शिवराज सिंह चौहान जी ने। ये कोई हम उनका भ्रष्टाचार निकालने के लिए नहीं बैठे थे, हम लोग बैठे थे पूरे ये श्रमिकों के बारे में सुझाव देने के लिए और हमने ठोस मुद्दे रखे थे। महाराष्ट्र ने कबूल किया हमारे उपवास के दौरान, उपसभापति ने हमसे बात करके, प्रवक्ता ने, कि हम लोग आपका सहयोग चाहते हैं। मैं चाहती हूँ महाराष्ट्र जाऊं, अगर मध्य प्रदेश संवाद नहीं करता है, वो संवाद करने, सहयोग लेने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश संवाद नहीं करता, सहयोग नहीं लेता। कल आदिवासी निकल आए थे, क्यों? क्योंकि अब जो वापस आए हैं उनको रोजगार देना है। मनरेगा इतने देर से चालू हुआ, पर क्या उसका आयोजन अच्छा होता तो लोग इतने भर भर के जाते? हर गांव के 100 मजदूर गुजरात में जाते, सूरत में जाते। तो ये जो हो रहा है वो पूरी अर्थव्यवस्था के खोखलापन बता रही है और मध्य प्रदेश में ये है, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो और अधिक है समझो। और मध्य प्रदेश ने आज भी रेलवे की
मांग जिस प्रकार से करनी थी नहीं की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक ही पार्टी सत्ता पर होते हुए समन्वय नहीं बनाया। सीएम और सीएम की और अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहती है, पर कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है? एकजुटता का संवाद होना। वो अगर नहीं हो रहा है, सीमा कभी बंद होती है, कभी खुलती है। अभी मध्य प्रदेश की सीमाएं खुली है, पर वहां उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचे लोगों को यूपी में लेने के लिए हमको भी आग्रह करना पड़ा वरिष्ठ अधिकारियों को। ये क्यों हो रहा है? मैं इतने आपसे सारे अधिकारी बने हैं, गुजरात के साथ समन्वय क्यों नहीं हो रहा है? मैडम, मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे कि मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पे ज्यादातर के जो तबलीगी जमात का इश्यू जो मोदी मीडिया ने उठाया, उससे जो है जो मानवीय संवेदना है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर बना है, तो आप वो उसको कैसा देखती है? क्या ये संघ का बहुत बड़ा चाल है क्या मैडम? ये तो पूर्णतः झूठ है। अगर तबलीगी जमात का कार्यक्रम पहले से बना हुआ था और लोग वहां पहुंच चुके थे और उसके बाद अचानक लॉकडाउन हुआ, तो जैसे श्रमिक फंसे उनके सदस्य फंसे और उन्होंने तत्काल दिल्ली पुलिस को, राष्ट्रीय स्तर के पुलिस अधिकारियों को फोन करके, पत्र व्यवहार करके बता दिया था। इतना कि अजित डोभाल वहां पहुंचकर एनआईए के उनसे बातचीत कर चुके थे। तो फिर उनका कहना था कि हम पैसा लगाने को तैयार है, हमारे लोगों को जाने दो अपने अपने घर पर, तो टेस्ट करके क्वारंटाइन उधर उधर करने के लिए उनको वहां तक पहुंचाने की सहूलियत देनी चाहिए थी, वो नहीं की। और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्रीज चली, उसमें कई डॉक्यूमेंट्री से ये पोल खोल हो चुकी है कि वो जो हिंदू मुस्लिम विभाजन का एजेंडा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का एजेंडा है। और वो अभी से नहीं, दिल्ली में हुई हिंसा जब मैं जाफराबाद में हाजिर थी, देख रही थी रात को 10 बजे तक, हमने देखा कि पुलिसों की भूमिका क्या थी। वो केवल डर पैदा करना, आकांत पैदा करना, आतंक पैदा करना और अपनी भूमिका सुरक्षा देने की नहीं निभाना का कर रहे थे। और अभी शिवराज सिंह जी भी अभी तक बोल रहे हैं, तबलीगी जमात को दोष दे रहे हैं। तो क्या उसके बाद अयोध्या में नहीं हुआ जमावड़ा और आपने विदेशियों को नहीं आने दिया? बहुत सारी चीजें सरकार से ऐसी हुई और राजनेताओं ने की कि जिसका भी असर हुआ होगा। तो किस किस का असर हुआ है इसकी परीक्षा वैज्ञानिकों को करने दो, राजनेताओं को नहीं। जी मैडम, मैं आपसे एक बात और करना चाह रहा हूँ। जैसा आपने आज बताया, औरंगाबाद में 16 से ज्यादा हमारे श्रमिक ट्रेन से बेचारे कुचल गए, उनकी मौत हो गई। आपने जो संवेदना व्यक्त की और इस प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया खोल के देखेंगे तो ऐसी कोई जानकारी ज्यादा हाईलाइट नहीं दिखाई जा रही है। और अगर दिखाई जा भी रही है तो इसलिए दिखाई जाएगी क्योंकि वहां महाराष्ट्र में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब एक साधु की हत्या हो गई थी पालघर में, तो किसी की भी हत्या, एक साधु की हत्या हो या किसी भी प्राणी की हत्या हो, बिल्कुल निंदनीय है, भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन जब 16 श्रमिकों की हत्या के होंगे उसे, या फिर इतने सारे जो श्रमिक जो सड़कों में जा रहे हैं और अकाल मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या मीडिया इस प्रकार से हवा क्यों नहीं उठाता या उसकी खबर क्यों नहीं बताता? आप क्या समझती है इस बारे में? मीडिया आज विभाजित है। मीडिया विभाजित है और वो अपनी नहीं राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं। अब कौन सा मीडिया किसके साथ है, जैसे कौन सा बिल्डर किसके साथ है हम जोड़ियां लगाते थे, वैसे कौन सा मीडिया किसके साथ है ये भी लोगों को पता चल रहा है। इतनी दुर्दशा हो रही है इस चौथे स्तंभ की, जनतंत्र की। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, जांच हो जाए। आखिर रेलवे किसकी है, स्टेट की या सेंटर की? रेलवे मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी है। कहीं भी अगर हादसा होता है, रेलवे मंत्री ने कई बार इस्तीफा दिया है। क्या पीयूष गोयल जी इस्तीफा दे देंगे? अगर नहीं तो कम से कम ये जिम्मेदारी स्वीकार करे कि जो एडहॉकिज्म रेलवे के शेड्यूल जाहिर करो, ये हमारी भी मांग रही है, ये महाराष्ट्र सरकार की भी मांग रही है कि रेलवे हम छोड़ना चाहते हैं,
4 दिन में बात खत्म हो जाती। लेकिन आज सूरत में 75,000 मजदूर सूरत गाड़ी में सूरत के और आजू बाजू में बैठे रहे हैं, झारखंड उनको आने नहीं दे रहे। अब ये राज्यों के समन्वय का अभाव है, क्योंकि राज्य और केंद्र में आज संघ राज्य नहीं, राम राज्य नहीं, आज एक प्रकार का स्पर्धा राज्य चल रहा है। और इसीलिए समन्वय का अभाव और मानवीयता का भी अभाव है, नीतियों में, कानूनों के अमल में और इस प्रकार के गवर्नेंस में। तो ये गवर्नेंस कोलैप्स हो रहा है इस राजनीति के कारण, जिसमें राज भी नहीं और नीति भी नहीं। अच्छा मैडम, मैं मेरा एक सवाल था राकेश जी मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा, क्योंकि 3 मिनट बचे हैं। मैडम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से आपने अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किया था जब यूपीए की सरकार थी, हमने देखा था, हम मंच में थी, फ्रंट में थी, और रामदेव बाबा का जब आंदोलन हुआ तो उसे भी आपने समर्थन किया था। लेकिन जब आज देश में इतनी विकट स्थिति हो गई है, ना अन्ना जी हमें नजर आ रहे हैं और ना ही रामदेव बाबा नजर आ रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से नजर आ रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही, लेकिन आप आवाज उठा रही है, हम जनता को दिखाना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझ रही, उस समय क्या राजनीति हुई थी, वो आंदोलन? नहीं, देखिए, अन्ना हजारे जी अपनी ईमानदारी से सामाजिक कर्तव्य निभाते रहे। अब उनकी उम्र क्या हुई है, और उन्होंने मुद्दे उठाने के बाद जब शासन प्रतिसाद देती या नहीं देती है, आज भी उन्होंने शराब के दुकान खोलने के खिलाफ, जैसे हमारे नशा मुक्त भारत आंदोलन का बिल्कुल कहना है कि ये दुकानें तत्काल बंद होनी चाहिए, लेकिन सब अवैध काम लॉकडाउन में चलते रहते हैं। तो अन्ना जी ने आवाज उठाई है। अन्ना जी को पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। आखिर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की एक हद होती है, सभी अपने अपने तरीके से अपना योगदान देते हैं। अन्ना जी ने उस समय ईमानदारी से आवाज उठाई थी, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी और ये भी ईमानदारी से जुड़े थे। वो बाद में दलीय राजनीति का रास्ता चुन चुके, लेकिन कोई बेईमानी कर रहे थे, कोई भी ऐसा हम तो नहीं कहना चाहते हैं। और रामदेव बाबा और जो आंदोलन चलता है, रामदेव बाबा ने बाद में एक सत्ताधीश पार्टी से जुड़ लिया, तो वो कॉम्प्रोमाइज होती है। दलीय राजनीति में जुड़ने के बाद कॉम्प्रोमाइज होती है। और रामदेव बाबा ने विदेशी धन का मुद्दा उठाया था, अब वो धन नहीं लाया, उन्होंने सोचा होगा चलो भाई अपना काम करो, और वो उनकी कहा 21 कंपनियां और ऐसा एक अलग एक आधार अलग था, संरचना अलग थी, कार्य पद्धति अलग थी। हम लोगों के अलग है, हम आंदोलनकारी हैं। मेरा ये बोलना था मैडम कि आपको देख के हम लोग आज प्रेरित होके छोटे मुद्दों पे लोगों की मदद करते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आजादी के 72 वर्ष होने के बाद भी क्या देश के अंदर भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने जो स्थिति का कुछ न कुछ एहसास दिया था कि अगर संविधान पर अमल नहीं होता तो उसे गाड़ देना चाहिए, वो ही आज हो रहा है हम सबको। पर हम संविधान गाड़ेंगे नहीं, हम माथे पर ले लेंगे, हम कंधे पर ले लेंगे।